गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम अमेरिकी संविधान की विभिन्न विशेषताएं, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत एवं साथ ही नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। अतः अमेरिकी संविधान की विभिन्न विशेषताओं के अंतर्गत ही आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे संघवाद के विषय में। संघवाद का जो टॉपिक है उसे हम विशेष तौर पर अमेरिकी संविधान के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानें कि संघवाद क्या है। जब विभिन्न राज्यों द्वारा समझौता करके विभिन्न छोटे छोटे राज्यों द्वारा समझौता करके एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है तो उसे संघ राज्य कहा जाता है। अतः जो संघ राज्य होता है वह उसका निर्माण किया जाता है, वह विकास का परिणाम नहीं होता। चूँकि अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है तो संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत दोहरी राजनीतिक व्यवस्था होती है, जिसके अंतर्गत एक ओर संघ एवं दूसरी ओर इकाइयाँ शामिल होती हैं और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था के दो स्तंभों के रूप में कार्य करती हैं। संघ निर्माण के जो तरीके हैं वो दो हैं। इनको हम ले सकते हैं केंद्रोन्मुखी और केंद्र विमुख प्रक्रिया के रूप में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केंद्रोन्मुखी शक्तियों द्वारा या केंद्रोन्मुखी प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार एक संघ राज्य का निर्माण किया जाता है। केंद्रोन्मुखी शक्तियों की प्रक्रिया द्वारा संघ का निर्माण तब होता है जब कोई राज्य, सार्वभौम राज्य यह अनुभव करने लगते हैं कि कुछ ऐसे सामान्य सुरक्षात्मक, राजनीतिक और आर्थिक हित या उद्देश्य हैं जिन्हें पारस्परिक सहयोग द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह का संघ नीचे से निर्मित होने के कारण बातचीत, सौदेबाजी और समझौते का परिणाम होता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इसी प्रकार के संघ निर्मित हुए हैं। यदि हम इन्हें सामान्य शब्दों में समझें तो विभिन्न छोटे छोटे जो सार्वभौम संप्रभु राष्ट्र होते हैं, चूँकि वे आकार में छोटे होते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा संबंधी या राजनीतिक प्रभाव संबंधी जो समस्याएं होती हैं वे सब साथ आकर उन्हें सुलझाना चाहते हैं और अपनी शक्ति में या मूल भाव की जो ताकत होती है विश्व राजनीति में उसे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में छोटे छोटे राष्ट्र एक साथ आकर जब संघ का निर्माण करते हैं तो इसे केंद्रोन्मुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित संघ कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर दूसरी प्रक्रिया है केंद्र विमुख, अर्थात जब कोई एक बड़ा एकात्मक राज्य अपने आप को प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से कुछ राज्यों में बांट लेता है। ऐसे में संप्रभु शक्ति विभक्त नहीं होती है, संप्रभु शक्ति उसी एकात्मक राज्य में रहती है। राज्य और इकाइयों का जो निर्माण होता है वह मात्र प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से होता है। भारत और कनाडा में इसी प्रकार का संघ स्थापित किया गया है, जिसके अंतर्गत इकाइयाँ जो होती हैं वे केंद्र जो सरकार होती है, जो संघ होता है उसके अधीन रहकर कार्य करती हैं। अब यदि हम देखें तो अमेरिका द्वारा संघीय व्यवस्था को अपनाए जाने के क्या कारण रहे हैं। इसके अंतर्गत यदि आप देखें तो कोई भी संघीय व्यवस्था हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो या विश्व की कोई अन्य संघीय व्यवस्था हो, उस संघीय व्यवस्था को अपनाए जाने के पीछे कुछ विशिष्ट कारण या कुछ सामान्य कारण निश्चित तौर पर कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले कारण देखते हैं सुरक्षा। और हम आज का जो ये संघवाद का टॉपिक है इसे विशेष तौर पर अमेरिकी संविधान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। चूँकि अमेरिकी संघ के निर्माण से पूर्व अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में जो 13 राज्य विद्यमान थे, लेकिन कई वर्षों से पृथक पृथक रहने के कारण वे अपनी प्रभुता और स्वायत्ता को खोना भी नहीं चाहते थे। लेकिन बाह्य आक्रमणों का भय भी इतना था कि वे अपनी सुरक्षा के लिए एक भी होना चाहते थे। अतः अमेरिकी संविधान निर्माताओं के सामने जो एक मूल समस्या थी वह थी विभिन्नता में एकता की। अतः वे इन विभिन्न छोटे छोटे राष्ट्रों को एक करके कहीं ना कहीं सुरक्षा संबंधी
जो उनकी समस्याएं थी या जो उनकी कठिनाई थी या उनका जो भय था वह उसे दूर करना चाहते थे। अतः इस शासन व्यवस्था द्वारा वे सामान्य उद्देश्यों के लिए एक हो सकते थे और साथ ही अपनी स्थानीय प्रभुता और स्वायत्ता को बनाए रख सकते थे। अतः संघ का निर्माण जब भी किया जाता है उसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है, जो है सुरक्षा। दूसरी चीज़ जो अमेरिका के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि अमेरिका का विशाल क्षेत्र अमेरिका में संघीय व्यवस्था को अपनाने के लिए उत्तरदायी रहा। 18वीं शताब्दी में जब तक संचार और आवागमन के साधनों का विकास नहीं हुआ था, ऐसे में इतने विशाल क्षेत्र को एक केंद्र से शासित करना एक कठिन कार्य था। अतः अमेरिका द्वारा इस समस्या से निजात पाने के लिए संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कारण है विविधता। अमेरिकी राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। इन राज्यों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की रही हैं। इन सब समस्याओं का समुचित समाधान तभी हो सकता था जब स्थानीय स्वायत्ता के सिद्धांत को भी अपनाया जाता। संघीय व्यवस्था अन्य किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था की तुलना में स्थानीय स्वायत्ता को अधिक अच्छी तरीके से सुनिश्चित करती है। अतः अमेरिका ने संघीय व्यवस्था को अपनाया। इसके अतिरिक्त अमेरिका द्वारा संघीय व्यवस्था को अपनाने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि अमेरिका के जो निवासी हैं वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अत्यधिक विश्वास रखते हैं और इसे निरंतर बनाए रखते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत चूंकि शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, तो कहीं ना कहीं यह स्वतंत्रता का दमन करती है, स्वतंत्रता को सीमित करती है। ऐसे में स्वतंत्रता को अधिकाधिक सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका द्वारा संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, जो कहीं ना कहीं यह उन लोगों के चरित्र और व्यवहार के अनुकूल भी थी। इसके अतिरिक्त अमेरिका का जो सामाजिक और राजनीतिक ढांचा रहा है वह प्रारंभ से ही विकेंद्रित रहा है, अर्थात वहाँ शक्तियों का बंटवारा रहा है और वर्तमान में भी ऐसा ही है। अमेरिकी राजनीतिक दलों का ढांचा भी विकेंद्रीकृत और स्थानीय है। अतः हम ये कह सकते हैं कि संघीय जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अमेरिकी भावनाओं के अनुकूल है। इस संबंध में जैसी विले ने लिखा है कि संयुक्त राज्य भावना में, जीवन पद्धति में और संविधान में एक संघीय देश है। अतः हम समझ सकते हैं कि अमेरिका द्वारा संघात्मक व्यवस्था को अपनाए जाने के क्या कारण हैं। आइए अब हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अमेरिकी संघीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। विश्व भर में यदि एक विशुद्ध संघात्मक राज्य या संघात्मक राज्य का एक आदर्श उदाहरण यदि किसी को माना जाता है तो वह अमेरिका को माना जाता है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं कि अमेरिका में संघीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला, जैसा कि हम लेक्चर के प्रारंभ में ही पढ़ चुके हैं, संघात्मक व्यवस्था में दोहरी शासन व्यवस्था होती है और अमेरिका में भी दोहरे शासन की व्यवस्था की गई है, जहां एक ओर संघ सरकार है वहीं दूसरी ओर इकाइयों यानी कि राज्यों की सरकारें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राज्य सरकारें हैं वे संघ सरकार या केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं, वरन वे अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार से संघ सरकारें प्राप्त करती हैं। अतः वे अपनी किन्हीं भी शक्तियों के लिए संघ सरकार के अधीन नहीं है, वे दोनों एक समान स्तर साझा करती हैं। अमेरिकी संघीय व्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है शक्तियों का विभाजन। अमेरिकी संविधान में गणना और अवशेष के सिद्धांत के आधार पर केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। जिन शक्तियों को नहीं गिनाया गया है, जिन्हें राज्यों के लिए निषिद्ध किया गया है, उन्हें अर्थात अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों के लिए सुरक्षित रखा गया है। अर्थात अमेरिकी जो संविधान है वो संघीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता शक्ति के विभाजन को पूरी करता है और इसमें संघ एवं राज्यों की जो शक्तियां हैं कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर दी गई हैं और संविधान द्वारा जो केंद्र सरकार की शक्तियां हैं उनको गिना दिया गया है और उसके अतिरिक्त जो शक्तियां हैं वह राज्यों को सौंप दी गई हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वह है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका का जो संविधान है वही देश का सर्वोच्च कानून है। कांग्रेस द्वारा बनाया गया कोई भी कानून हो अथवा
कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश हो, वे सब संविधान के अधीन है, अर्थात संविधान ही अमेरिका का सर्वोच्च कानून है। स्वतंत्र न्यायपालिका किसी भी संघीय व्यवस्था की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और इकाइयों के मध्य या विभिन्न इकाइयों और राज्यों के मध्य संघर्ष या गतिरोध उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना होती है। अतः ऐसे में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की उपस्थिति कहीं न कहीं इन गतिरोधों और टकरावों का समाधान प्रस्तुत करती है और साथ ही साथ संविधान का अतिक्रमण करने से संघ एवं राज्यों को रोकती है। लिखित एवं कठोर संविधान भी अमेरिकी संघीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जो संघीय व्यवस्थाएं होती हैं उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है लिखित एवं कठोर संविधान, क्योंकि संविधान लिखित होने से निश्चित तौर पर संघ एवं जो इकाई की सरकारें होती हैं वे अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करती हैं, और कठोर संविधान होने के कारण संघ या इकाई की सरकारें उसमें मनमाना परिवर्तन नहीं कर पाती। और चूँकि किसी भी संघीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण शर्त होता है लिखित एवं कठोर संविधान, तो इसे अमेरिकी संघीय व्यवस्था पूर्णतया फुलफिल करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो विशेषता है अमेरिकी संघीय व्यवस्था की वह है दोहरी नागरिकता। संघीय व्यवस्थाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता वहाँ की दोहरी नागरिकता, अर्थात एक संघ की नागरिकता और दूसरी जिस राज्य का व्यक्ति निवासी है उस राज्य की नागरिकता। ऐसे में जो अमेरिकी नागरिक हैं उन्हें दो प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, एक संघ की नागरिकता एवं एक उस राज्य की नागरिकता जिस राज्य के वे निवासी हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य विशेषता है कि अमेरिका के अंतर्गत जो इकाइयाँ अर्थात जो राज्य हैं उनकी समानता और उनकी अखंडता। यदि आप देखें तो अमेरिका के अंतर्गत जो द्वितीय सदन है कांग्रेस का सीनेट, उसमें राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि उसके अंतर्गत जो प्रतिनिधित्व है वो सभी राज्यों का समान है, चाहे वो राज्य कितना भी छोटा हो या चाहे वो कितना भी बड़ा हो। अतः कहीं ना कहीं अमेरिकी संघीय व्यवस्था के अंतर्गत इकाइयों की समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है और साथ ही कहीं ना कहीं अखंडता के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। अर्थात यदि मतलब संविधान संबंधित किसी भी राज्य की यदि सीमाओं में या नाम में परिवर्तन करना है तो कांग्रेस उसमें मनमाना परिवर्तन नहीं कर सकती, परंतु इसके लिए उस संबंधित राज्य की सहमति होना अत्यंत आवश्यक है। प्राय बाकी संघीय व्यवस्थाओं के अनुसार ही या संघीय व्यवस्थाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी होती है कि संघ के साथ साथ इकाइयों के अपने अपने पृथक संविधान होते हैं, तो अमेरिका में भी ऐसा ही है। अमेरिका में संघ के साथ साथ राज्यों के भी अपने अपने संविधान हैं। अमेरिका के अंतर्गत द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। कांग्रेस के दो सदन हैं, प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट। सीनेट जो कि द्वितीय सदन है वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और इसके अंतर्गत राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के आधार पर न होकर समानता के सिद्धांत पर है। चूँकि वर्तमान समय में अमेरिका में जो राज्य हैं उसमें से चाहे कोई राज्य जितना भी छोटा हो या चाहे कोई राज्य जितना भी बड़ा हो, उन सभी को सीनेट में अपने दो सदस्य भेजने का अधिकार है। अतः द्विसदनात्मक व्यवस्था किसी भी संघीय व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि जो दूसरा सदन होता है वह कहीं ना कहीं राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। संवैधानिक संशोधन में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। यदि हम भारत के संदर्भ में या एकात्मक राष्ट्रों के संदर्भ में देखें तो संविधान संशोधन में इकाइयों या राज्यों को किसी भी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है, लेकिन संघीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है और अमेरिकी संविधान के अंतर्गत इसे अपनाया गया है कि संविधान संशोधन की पहल राज्यों द्वारा भी की जा सकती है और संविधान संशोधन में भी उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है, ताकि संघ की जो सरकार है वह संविधान में मनमाना परिवर्तन ना कर सके। इसके अतिरिक्त अमेरिकी संघीय व्यवस्था की एक विशेषता हम ले सकते हैं गवर्नरों का निर्वाचन। अमेरिकी संघीय व्यवस्था में राज्यों की जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है अर्थात गवर्नर का निर्वाचन होता है, उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही होता है। अमेरिका में जो संघीय व्यवस्था की यह विशेषता है यह भारतीय संघीय व्यवस्था से अलग है, क्योंकि भारत में जो राज्यपाल होते हैं वे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राज्यों के जो गवर्नर होते हैं वे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।
इसके अतिरिक्त हम एक और विशेषता ले सकते हैं अमेरिकी संघीय व्यवस्था की, वह है संघ में नए राज्यों का प्रवेश। अमेरिकी संविधान का जो चौथा अनुच्छेद है वो कांग्रेस को संयुक्त राज्य में नए राज्यों के प्रवेश की असीम शक्ति प्रदान करता है। कांग्रेस किसी भी राज्य को संघ में शामिल कर सकती है और किसी भी राज्य को शामिल करने से इनकार भी कर सकती है। अतः आज के इस लेक्चर में हमने विशेष तौर पर अमेरिकी संविधान के संदर्भ में संघवाद को समझा। संघ किस प्रकार से निर्मित होते हैं, उसकी दो प्रक्रियाएं या उसके दो तरीके, केंद्रोन्मुखी और केंद्र विमुख के बारे में पढ़ा, और साथ ही अमेरिका द्वारा संघीय व्यवस्था को अपनाए जाने के क्या कारण हैं और अमेरिकी संघीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में पढ़ा। आगे हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।